हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर लर्न एंड फन। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। इस वीडियो में हम सर्वनाम के भेद, उसके उदाहरण और साथ ही साथ सर्वनाम के भेद के सब एक्सप्लेनेशंस इसी वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए ताकि आप लोगों को सर्वनाम को लेकर कोई भी प्रश्न ना रह जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो हम जानते ही है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम को इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। तो आप लोगों को संज्ञा तो पता ही होगा। संज्ञा भी मैंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उसके भेद, उसकी परिभाषा। तो अगर आप लोगों को संज्ञा सीखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में संज्ञा भी सीख सकते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। तो तुम, हम, आप, उसका, तो ये सब क्या है? जब हम कोई संज्ञा शब्द, संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम की जगह पर जब दूसरे शब्द लगाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है। सर्वनाम दो शब्दों का योग करके बनता है। सर्व अधिक नाम। इसका यह अर्थ है कि जो नाम शब्द के स्थान पर उपयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ये तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि नाम की जगह पर जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं। तो सर्वनाम में कौन से शब्द आते हैं इसका मैंने एक उदाहरण आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब हम सर्वनाम को और अच्छी तरह समझते हैं। सर्वनाम का एक उदाहरण देखते हैं, वह मोहन है। तो यहाँ पर हमने इस वाक्य में शब्द वह सर्वनाम है, ये तो हमने अब देख लिया, जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। तो व्यक्ति के नाम की जगह पर हमने वह शब्द वाला सर्वनाम लगा दिया। अब हम देखते हैं सर्वनाम के उदाहरण। मैं लिखना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखा है। अगर किसी लेखक ने एक लेख में लिखा है या किसी लेखिका ने एक लेख में लिखा है कि मैं लिखना पसंद करती हूँ, पर वो वहां पर खुद का नाम नहीं बताएगी ना, ये नहीं कहेगी कि जैसे उसका नाम है नेहा, तो नेहा लिखना पसंद करती हूँ, है ना। तो इस वाक्य का अर्थ ही पूरी तरह से बदल जाता है ना। तो मैं लिखना पसंद करती हूँ, ये मैंने मेरे नाम की जगह पर मैं ये सर्वनाम लगा दिया। तो ये हो गया हमारा मैं सर्वनाम का एक उदाहरण। मुझे संगीत बहुत पसंद है, तो नाम की जगह पर मुझे यह शब्द यूज किया है, मुझे यह शब्द का वापर किया गया है, तो मुझे हो गया सर्वनाम। वह कल माँ के साथ बाजार जाएगी। वह, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा वह कल जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि रोशनी कल माँ के साथ जाएगी, मैंने वह, तो वह हो गया हमारा सर्वनाम का उदाहरण। उसने मुझे फोन किया था। उसने, पर किसने, मैंने नाम नहीं लिया, उसने मुझे फोन किया था, तो नाम की जगह पर मैंने वापरा है सर्वनाम। मेरे पास एक बुक है, तो मेरे, ये हो गया हमारा सर्वनाम। हम कल मेले में जाएंगे। हम कल मेले में जाएंगे, तो हम, ये हो गया हमारा सर्वनाम। तुम कौन हो? तुम, ये हमारा सर्वनाम। यहाँ बरसात हो रही है। यहाँ पर कहाँ, मैंने किसी स्थान का नाम नहीं लिया है,
मैंने ये नहीं कहा कि गांव में बरसात हो रही है, मैंने कहा यहाँ बरसात हो रही है। तो किसी स्थान का नाम न लेते हुए मैंने सर्वनाम का उपयोग किया है। वहाँ जाना मना है, वहाँ पर कहा, मैंने उस जगह का नाम नहीं लिया, सर्वनाम लिया। वह फुटबॉल खेल रहा है, वह कौन, नाम नहीं लिया, नाम की जगह पर वह, यह सर्वनाम लगा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं मूल सर्वनाम कितने होते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि हिंदी के मूल 11 सर्वनाम होते हैं, जो कि है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये जो 11 सर्वनाम शब्द हैं ये हिंदी के मूल सर्वनाम हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को यह बहुत काम आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर्वनाम के भेद क्या है। तो प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो यह 6 भेदों की परिभाषा, उनके उदाहरण, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 है हमारे सर्वनाम के भेद। सबसे पहले हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा जानते हैं और उसके कुछ उदाहरण जानते हैं। सर्वनाम जो उत्तम पुरुष क्या होता है, बोलने वाले, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाले, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसने, वह, मैं, तुम, उसे आदि। ठीक है, तो अब जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को आगे इन तीनों भेदों की भी अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन समझेंगे तब आप बहुत अच्छी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम समझ जाओगे। तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक देखना। मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी, तो मुझे, ये हो गया उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला। तो मुझे पता था, मुझे, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। तुम घर जाओगी, तो तुम, ये हो गया मध्यम पुरुष मतलब जो सुनने वाला। ठीक है, तो हमारा उत्तम पुरुष हो गया मुझे, तुम हो गया मध्यम पुरुष। तो अब देखिए, अगर ये वाक्य ऐसा होता कि मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी और वह तुम्हें छोड़ने आएगी, तो वह, जब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो शब्द होगा वह, तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष। तो फिर हमें अब समझ में आ गया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। तो मुझे हो गया हमारा उत्तम पुरुष, तुम हो गया मध्यम पुरुष, और अगर आगे वह भी होता एक शब्द तो वो हो जाता हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये तीनों मैंने आप लोगों को समझा दिया। उत्तम पुरुष मतलब जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि उत्तम पुरुष मतलब जो बात कर रहा है, बोलने वाला। तो बोलने वाले में अगर एक वचन है, मैं अकेली अगर बात कर रही हूँ, तो ये सर्वनाम का वापर होगा मैं, मुझे, मुझको, मेरा, मेरे, मेरी, हमारी। ये जो मैंने अभी अभी शब्द बताए सर्वनाम शब्द, ये वापर होंगे जब एक वचन, जब मैं अकेली बोल रही हूँ। पर अगर बहुवचन होंगे, मैं, मेरे साथ और 2-3 जन भी बोल रहे हैं, किसी वाक्य का संकेत कर रहे हैं, हम 2-3 जन हैं, तब बहुवचन का होगा, जो कि होंगे हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे। ये हो जाएंगे हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष जो कि आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। दूसरा देखिए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होगा मतलब सुनने वाला। तो क्या क्या हम कहेंगे, तू, तुझे, तुझको, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारे, तुम्हारी।
ये हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष में एक वचन। अगर सामने सिर्फ एक व्यक्ति है पर बहुवचन, सामने एक से ज्यादा व्यक्ति है, तब हम उन्हें कैसे कहेंगे? तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा। ये सब सर्वनाम वहां पर आ जाएंगे। अन्य पुरुष में अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा यह, वह, इसे, इसको, उसे, उसको, इसका, उसका, इसके, उसके, इसकी, उसकी, इनकी, उनकी। ठीक है, ये हो जाएगा एक वचन। अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति या एक ही किसी वस्तु के बारे में बात की जा रही है और वहां पर हमें एक सर्वनाम लगाना है, तो इनमें से एक सर्वनाम आ जाएगा। पर अगर बहुवचन है, एक से ज्यादा व्यक्ति या एक से ज्यादा वस्तु की बात हो रही है, तब ये, वे, इन्हें, इनको, उन्हें, उनको, इनका, उनका, इनके, उनके, ये शब्द आ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष अच्छी तरह से ध्यान से सुना होगा और समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो संकेत, किसी व्यक्ति या वस्तु का संकेत, संकेत मतलब जब हमें पता चल रहा है कि हम इशारा करके दिखा रहे हैं, ऐसे जब हम कहते हैं यह, वह, ऐसे इशारा करके हम दिखा रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, संकेत करने का बोध हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि ये संकेत करता है, इसीलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो अगर कभी आपके परीक्षा में संकेतवाचक सर्वनाम आ जाए, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। संकेतवाचक सर्वनाम मतलब ही निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम निश्चयवाचक सर्वनाम समझते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। यह मेरी पेंसिल है, तो यह मैंने इशारा किया है, मैंने संकेत किया है, यह मैंने हाथ लगाकर दिखाया है, या मैंने हाथ की उंगली से इशारा करके बताया है कि यह मेरी पेंसिल है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह मीना की ड्रेस है, वह सीता की ड्रेस है। तो यह, मैंने यहाँ पर एक ड्रेस को पहले इशारा किया, यह मीना की है, फिर दूसरे ड्रेस की ओर इशारा करके संकेत करके कहा वह सीता की ड्रेस है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि आप लोग इतने में ही समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो बेसिकली निश्चयवाचक सर्वनाम ये होता है जब हम किसी चीज को या व्यक्ति को संकेत करके दिखाते हैं। वह घर बहुत दूर है, तो मैं संकेत कर रही हूँ कि वह घर। ठीक है, अब हम जानते हैं निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में कंफ्यूज रहते हैं। तो अब हम अंतर और समानता जानते हैं। सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी। यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है। तो ये दो वाक्य पढ़ के आप लोग समझ गए होंगे कि निश्चयवाचक कौन सा है और पुरुषवाचक कौन सा है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। दोनों वाक्य देखने में लगभग समान लग रहे हैं, है ना, लेकिन इनमें बहुत अंतर है। अब हम अंतर देखते हैं। पहले वाक्य में एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना। सीता बाजार गई और उसने पीली फ्रॉक खरीदी, तो ये हो गया हमारा, इसीलिए यह पुरुषवाचक सर्वनाम है जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में, जैसे कि आपको परिभाषा से पता है, इसमें दूर और पास या संकेत हो रहा है, तो इसलिए यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। दूसरा वाक्य देखो, यह फ्रॉक मेरी है, वह मीना की है, तो संकेत होने का हमें पता चल रहा है, तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि है निश्चयवाचक सर्वनाम का पूरी तरह से उल्टा, है ना। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। अब जो भी वाक्य पढ़ के हमें नहीं पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तब उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई है, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ बाहर कौन है, इसलिए मैंने कहा कोई है, तो कोई ये हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मैं अनिश्चित हूँ उस बारे में, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है हमारा कुछ।
किसी ने मुझे फ़ोन किया, पता नहीं कौन था। तो यहाँ पर किसी भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और कौन, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई दरवाजा बजाकर चला गया। कोई, मैं निश्चित नहीं हूँ कि कौन था, मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है हमारा कोई। अब हम समझते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यह वाक्य पढ़ के ही हमें समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से हमें पता चल रहा है कि संबंध है इन दो शब्दों में, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने जो कार मांगी थी यह वही कार है। तो संबंध क्या है इसमें कि तुमने जो मांगी थी यह वही कार है। तो यहाँ पर कार का संबंध हमें दिख रहा है ना, इन दो शब्दों से। तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, तो तुम जो बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा, तो इन दो में हमें संबंध दिख रहा है किसका, बोलना और करने का। अब हम समझते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आखिर में प्रश्न चिन्ह आता है, तो वो हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगर आप लोगों को इजीली याद रखना है तो ठीक है। तुम कौन हो, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, और कौन, ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ कब आई, वहां कौन गिरा था। तो ये कौन, क्या, कब, कौन, ये हमारे हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सब में हमें समानता क्या दिख रही है, आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आखिरी निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुष, उत्तम, मध्यम और अन्य में अपना होने की अवस्था या भाव या अपनापन, निजता का, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो सर्वनाम तीनों पुरुष, पुरुष मैंने आप लोगों को समझाया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, होने की अवस्था या भाव से अपनापन या निजता, अपनापन मीन्स मैं खुद या फिर मैं और हम, ये शब्द, ये हो गया अपनापन, और निजता, निजता मतलब सिर्फ मैं, मेरी ही बात कर रही हूँ, तब वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप अपना काम खुद कर लो, तो खुद कर लेना, आप अपना काम खुद कर लेना, तो खुद है ना, ये निजवाचक सर्वनाम। मैं अकेला ही कार साफ कर लूंगा, तो मैं, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है, स्वयं, खुद ना, वह खुद ना, तो स्वयं का मतलब क्या हुआ, वह खुद, तो वो हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब देखो, हम ये सारे सर्वनाम के भेद तो अच्छी तरह समझ ही गए होंगे, तो अब आप लोगों को ये सॉल्व करना है। इन वाक्यों में उचित सर्वनाम खोजकर हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इन वाक्यों में उचित सर्वनाम कौन से है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।